हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 45 डे स्टडी, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सिलेबस जस्ट 45 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अकाउंटेंसी तो हम लोग 30 डेज के अंदर कर लेंगे कंप्लीट, और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स लेके 45 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटेंसी में कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, जैसे इशू ऑफ शेयर्स हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कंपैरेटिव साइज हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, और ये है हमारा डे 7। तो आज के दिन में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो है, पूरा वीडियो देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। चैप्टर इजी है, बस आपको मेन हेड, सब हेड और जो आइटम्स है, जो आप चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर फॉर्मेट वगैरह आ जाएगा तो बहुत ईजिली आप जो है इस चैप्टर से 7 मार्क्स गेन कर सकते हो। 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आएगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, और 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू या कुछ थ्योरी वगैरह में छोटा सा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखो। और साथ ही साथ आप लोगों को मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। बहुत ही खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आप लोग का इतना सपोर्ट था शुरू से लेके लास्ट तक। तो आज हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, और तो अब से डिस्क्रिप्शन में जो है, फिलहाल अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कोचिंग ऐप को प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, और डाउनलोड के साथ साथ उसमें आप लोगों को मिलेगा पीडीएफ नोट्स जितने भी आप जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। कहाँ पर जाओगे? फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पर आप जाके जो भी कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का अकाउंट्स और नोट्स रहेगा वो भी ले सकते हो। नॉन पेड है, और कुछ पेड वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ हो गई, और आपका टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, गेस्ट पेपर हो गए, तो पेड और नॉन पेड जितनी भी फर्दर अब आने वाले टाइम में अपडेट्स आएगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेगी। अब आपको ना इधर जाना, टेलीग्राम पे जाना है, ना इंस्टा पे जाना है, डायरेक्टली आपको ऐप पे जाना है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से समझना। इसके ऊपर आपके कई चैप्टर बिल्डअप होने वाले हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एंड एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी के जो चैप्टर है वो इस चैप्टर पे डिपेंड करता है। इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर के फॉर्मेट को ध्यान समझना, इस चैप्टर को अच्छे समझना। अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो आपको आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम इतनी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में हमें क्या पढ़ना है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में सबसे पहले हमें जो सीखना है वो सीखना है फॉर्मेट। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कराऊंगा और फॉर्मेट इसका बताऊंगा। आपको इसको अच्छे से समझना है, कम से कम 10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जब आपको याद हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, तो इस पर हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि फॉर्मेट नहीं पता होगा, अगर आपको चीज़ें नहीं पता होगी कौन किसके अंदर जाता, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ ध्यान से देखो कि जो इसमें होता है एज पर सेक्शन 2, ठीक है, इसको लिख लो कहीं पे, जो भी इसमें सारी चीज़ें चलती है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको करना है। इसको कहीं लिख लो, लिखना हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग चलनी है। तो अब सबसे पहले इसमें बनेगा फॉर्मेट बैलेंस शीट का। अब देखो, अभी तक आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, क्लास 11 में सोल पार्टनरशिप पढ़ा है, उसमें बैलेंस शीट देखो ऐसे बनती है ना। एक तरफ आपकी लायबिलिटीज़ होती है, एक तरफ अमाउंट होता है, एक तरफ एसेट्स होता है, और एक तरफ अमाउंट होता है। ये होता है, और यहाँ का बैलेंस हमेशा क्या आता है? सेम आता है। ये आप लोग पढ़ के चले आ रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बनती थी, बट कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगी। कंपनी की बैलेंस शीट आपकी इस तरह से बनेगी, लंबी, स्ट्रेट। मतलब
पहले आपका रहेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मतलब पहले आपकी लाइबिलिटी रहेगी जितनी भी रहेगी, उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड आता है। क्या होता है सब मैं बताऊंगा। तो जब ये तीनों को जोड़ोगे यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा XYZ, फिर आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे एसेट की, फिर यहाँ पे आप लिखोगे नॉन करेंट एसेट, फिर लिखो करेंट एसेट, फिर यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा और यहाँ पर आएगा अमाउंट। तो यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। सेम टू सेम वही चीज़ है, बस डिफरेंट बेटा इतना सा है कि पहले इसमें इस तरह लाइबिलिटीज अमाउंट इस तरह से लिखते थे हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल करोगे, पहले लाइबिलिटी लिख लोगे फिर एसेट लिख लोगे, आना अमाउंट सेम है। तो ये अपना अपना फंडा है भाई। कंपनी की बैलेंस शीट है तो कुछ तो अलग होगा ही ना। तो कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह से बनेगी और जो आपकी पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनती है वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो याद रखना इस तरह से बनती है। अब मैं आपको कराता हूँ जल्दी से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्या होना है। ठीक है, एक तो मैं यार टेस्टर से परेशान हूँ, अपने खो जाता है और ठीक है, इसको रफ कर दूँ। तो याद रखना कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल बनेगी। ठीक, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 241। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉर्मेट को ध्यान समझो। आज की वीडियो हम लोग सिर्फ फॉर्मेट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये बना रखा है। सबसे पहले आप बनाओगे पार्टिकुलर, फिर करोगे नोट नंबर, फिर करोगे करेंट ईयर और फिर बनाओगे प्रीवियस ईयर। करेंट प्रीवियस मतलब इस करेंट ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर में जो भी बैलेंस रहा होगा उससे कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा जाता है बेटा, वो लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और एक चीज़ और, जिनके पास 2 साल से ज़्यादा पुरानी बुक है तो मे भी उनके में कुछ चीज़ें अलग होगी, क्योंकि अभी बताता हूँ क्या अलग होगा। फिलहाल अभी देखो, सबसे पहले होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आता क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आता है आपका सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, ये होता है आपका मेन हेड। इसके अंदर जो आता है वो क्या क्या होता है भाई, सबसे पहले इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और तीसरी चीज आती है वारंट्स। शायद एक सेकेंड बस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, आप इसको खाली वारंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। ये वारंट्स वाला जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में ऐड ऑन नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ रेड से। ठीक है, ये है नहीं, बट आपको पेपर में पूरा का पूरा फॉर्मेट तो याद समझने, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो मेन हेडिंग है लायबिलिटी की। उसके अंदर जो मेन हेड है, मेन हेड क्या है वो शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और वारंट्स। ये आपको भाई साहब याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब ये वारंट के बाद दूसरी हेडिंग है शेयर होल्डर फंड के बाद जो आपकी आती है शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट। अब भाई ये जो पेंडिंग अलॉटमेंट है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर्मेट में है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फॉर्मेट में तो आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, अब जो तीसरी हेडिंग आती है, मेन हेड है ये। पहला हेड आपने लिखा शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 चीजें आती हैं। फिर दूसरा आप लिखा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें ये नहीं, कुछ भी नहीं आता, बस अकेले होता है। तीसरा होता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या होता है बेटा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है लिख लो भाई। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो, मुझे भी एक बार देखना पड़ रहा है क्योंकि 1 साल में एक बार ही पढ़ाना होता है ये टॉपिक। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग हुआ है तो देखना पड़ रहा है। तो आप लोग कैसे करोगे,
तो आपको याद होना मस्ट है भाई, पेपर में कर नहीं पाओगे। पेपर तो मैंने दे लिया है, पेपर तो आप लोग को देना है, तो ये रन होना चाहिए। तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन याद जब तक नहीं करोगे काम आपका नहीं होगा। और लास्ट में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या आता है भाई? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझे कि नहीं समझे? ये आती है। तो पहले हेडिंग और इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग है, उसके अंदर सबसे जो मेन हेड है वो शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 चीज़ें, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर ये 4 चीज़ें आएगी। और उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा भाई? करेंट लायबिलिटीज में आपका आता है ट्रेड पेबल्स, नहीं शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब एक चीज़ और याद रखना हमेशा कि जितनी भी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ ना बेटा, ये पूरा का पूरा आपका लाइन टू लाइन होना चाहिए। ऊपर नीचे किया तो क्वेश्चन कट जाएगा, समझ रहे हो, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टेप वाइज को याद करना, ऊपर नीचे मत कर देना। शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर आता है ट्रेड पेबल्स, फिर आता है आपका अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी, और लास्ट में होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ तक करोगे। अब मेन चीज़ें क्या क्या आई, इतना जब आप लोग कर लोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल यहाँ पर आप करोगे, आपका जो भी XYZ आएगा आंसर, ये यहाँ तक करने के बाद आपको क्या मालूम चली भाई साहब? क्या मालूम चल रहा है यहाँ पर आपको? टोटल लायबिलिटी। यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, आपको ऐसे कैसे करके लिख देना है। अब लिखने के बाद इसमें देखो 3 हेडिंग थी मेन। मेन हेडिंग तो एक तो थी इक्विटी लायबिलिटी, तो आपको पता ही है लायबिलिटी और एसेट तो हो गई। अब उसके अंदर 3 हेडिंग है, 4 हेडिंग है। शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथा है करेंट लायबिलिटी। पेपर में ये आपसे पूछता नहीं है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तो आप 3 ही मान लो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और लास्ट में है वारंट्स, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लास्ट में होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर करेंट लायबिलिटी। शॉर्ट करेंट में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टोटल करोगे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा, वो होगी आपकी नॉन करेंट। पहले तो इक्विटी लायबिलिटी थी, ये थी। अब एक साइड आप लोग क्या लिखते हो? एसेट लिखते हो, तो यहाँ पर लिखोगे एसेट्स। क्या लिखोगे भाई? एसेट्स। पूरा फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ मुझे। हाँ, तो अब यहाँ तक तो आ रहा है भाई। अब यहाँ से अब एसेट्स, अब देखो एसेट यहाँ पे तो मेरा स्पेस थोड़ा कम है, आप लोग नीचे ही लिखोगे और फिर टोटल करने के बाद यहाँ पर टोटल दिखा दोगे एसेट का, इसके बराबर ही आएगा। लेकिन स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग पास कॉपी में बहुत स्पेस रहेगा, बेहतरीन अपना करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एसेट का, तो इसी से ही जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? पर्टिकुलर, फिर क्या होगा भाई? नोट नंबर, फिर होगा करेंट ईयर, तो एसेट्स में जो सबसे पहले हेडिंग होती है वो क्या होती है? देखो अभी तक जिनके पास पुरानी बुक होगी वहां पर लिखा होगा फिक्स एसेट, यहां पर लिखना, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में पहले होता था फिक्स एसेट सबसे पहले, बट अब जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, वो यहाँ पर फिक्स एसेट ने लिख के आपको लिखना है पहली हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले क्या लिखोगे एसेट के अंदर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ये आपकी पहली हेडिंग होने वाली, ठीक है भाई।
अब आपने ये लिख लिया फिक्स एसेट के बाद। अब फिक्स एसेट में ये लिखना था, फिर इसके बाद आपका आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो आएगा बेटा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा जो आएगा बेटा वो है डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट। चौथे नंबर पे जो आएगा बेटा वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने अगर कोई को लोन दिया तो आपकी एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पांचवें नंबर पे जो बेटा आता है वो है अदर नॉन करेंट एसेट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पूरा फॉर्मेट लर्न करके आओगे, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए मैं भी एकदम जम के रट के आऊँगा, ठीक है, दोनों लोग करके आएंगे, ठीक है। तो लेकिन रट के आना है, ये आपको याद होना चाहिए भाई, मुझे पेपर नहीं देना है, ठीक है। मैं तो बुक से देख के करा दूंगा, कहोगे तो याद कर लेता हूँ यार, लेकिन आप लोग को यार करना है, याद नहीं याद करोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। इस चैप्टर पे कई चैप्टर आपके टिके हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। अदर नॉन करेंट एसेट, अब ये हो गया। और दूसरी हेडिंग जो होती है आपकी होती है करेंट एसेट की। क्या होती है बेटा, देखो एसेट के अंदर पहले आता है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एसेट के अंदर आएगा नॉन करेंट एसेट। दो हेडिंग होगी एसेट के अंदर, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर पहली हेडिंग होती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की जगह पे क्या आ गई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD करके लिख लो, नॉन करेंट एसेट में एक लिख लो ABCDE, ठीक है। अगली हेडिंग होगी वो होगी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, वही ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। सबसे पहले यही होगा, नहीं करेंट इन्वेस्टमेंट है भाई, चलो जो है वो लिख लेते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था तो यहाँ पे तुम करेंट इन्वेस्टमेंट लिख लो, ठीक है। और क्या होगा A, फिर क्या आएगा भाई, डिफर्ड टैक्स था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, DE। ट्रेड रिसीवेबल के बाद बताएगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है, यहां तक हो गया। पांचवें में आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और सबसे लास्ट में जो बेटा आता है वो है अदर करेंट एसेट। इतनी चीजें आपकी आएगी इसमें। अब जब इतनी चीजें आ जाएगी तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल, यहाँ पर सॉरी तो नोट नंबर है, यहाँ पर लिखोगे टोटल, यहाँ पर लिखोगे नोट टोटल। नोट नंबर जो काम होगा मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है, अभी कोई काम नहीं इसका। तो टोटल, तो जो यहाँ का टोटल आया था और यहाँ का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा भाई, सेम आएगा। अब दिमाग में एक चीज़ बसा लो, क्या करना है इसमें। सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी और एसेट, ये दो मेन हेडिंग है। आप लोग ऐसे करोगे, स्पेस नहीं, इसलिए मैंने इस साइड कर दिया। फिर इसके अंदर मेन हेडिंग कौन होती है, लायबिलिटी में 3 हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन याद कर लेना, शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। 3 हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी की अंदर आती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। फिर एसेट्स में आता है 2 हेडिंग, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वारंट्स। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर्ड टाइप लायबिलिटी, अदर टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और डी में क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। एसेट्स में आता है मेन हेडिंग जो है पहली, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, ये आपकी नॉन करेंट एसेट के अंदर है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस और अदर नॉन करेंट एसेट, ये 5 चीजें आती हैं। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, अदर करंट एसेट। तो ये जितनी चीजें हैं ये आती हैं। जब टोटल करोगे यहाँ का और यहाँ का हमेशा सेम आएगा। तो आपको ये रट जाना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है। कल क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो आपको यहाँ से निकलेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये रटा होना चाहिए कल की वीडियो के पहले कि शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल है, उसके रिजर्व सरप्लस है, फिर वारंट्स है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है। इसके सब हेड भी है, ठीक है। ये तो मेन हेड, इसके सब हेड भी होते हैं, वो बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल इतना करो, याद करके आओ
कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें कॉन्टैक्ट करो। तो अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में क्वेश्चन को कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। देखो उसमें दो चीज़ें बनती है, एक तो बनता है फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, जो कि आप लोग को पता है क्या होता है भैया, वो पर्टिकुलर होता है। क्या होता है, सबसे पहले पर्टिकुलर होता है, फिर नोट नंबर होता है, ठीक है। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर होता है और आपका प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है बेटा। ये चार चीज़ें होती हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग पता है। करंट ईयर ले लेता हूँ मैं 2022 और प्रीवियस ईयर ले लेता हूँ मैं 2021। ये चार चीज़ें आपको रहेगी। अब इसके अंदर आप सारी चीज़ें पुट करते जाओगे। अब सबसे पहले इसमें आता क्या है भाई, इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब ये आपकी तो मेन हेडिंग है, पहले इक्विटी लाइबिलिटी है, दूसरी हेडिंग होती है कौन सी, एसेट की, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे मेन हेडिंग है वो क्या होती है, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है सबसे पहले बेटा, ब्लू से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपकी मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल, और जो दूसरा होता है बेटा बी, वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और तीसरा होता है वारंट्स, लेकिन वो आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन पेपर में आएगा तो बैलेंस शीट पूरी बना देना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऐसे लिख के दिखा देना वारंट्स, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को जिसमें सबसे मेन चीज़ सिखाऊंगा वो होता है शेयर कैपिटल निकालना, रिजर्व एंड सरप्लस निकालना, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग फंसते हैं। बाकी इसके नीचे जितनी भी चीज़ें नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लायबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपको याद करने से आ जाएगी, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो मुझे समझाना बेटा वो है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं इतना पहले बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल प्लेस क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो उसमें करना क्या रहता है। ये मान लो आपने बैलेंस शीट बनाई है, तो मान लेते हैं उन्होंने पूरा फॉर्मेट बनाया, क्या पूरा फॉर्मेट बना लिया, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन में कितना सिखा रहा हूँ, खाली शेयर कैपिटल निकालना सिखा रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको शेयर कैपिटल निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो, एक तो आप ये बैलेंस शीट बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप बनाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट। और इसमें क्या आता है भाई, इसमें आता है बेटा बस ऐसे रहेगा और एक साइड पे लिख दोगे आप अमाउंट। क्या लिख दोगे भाई, अमाउंट। पूरा फॉर्मेट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ चलो ठीक है आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें दो चीज़ लिखोगे, जितना भी रफ काम हो यहाँ पे दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट में, और फिर यहाँ पे खाली शेयर कैपिटल लिखोगे। शेयर कैपिटल निकलेगा कैसे, वो नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे, और जब निकल जाएगा तो आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे। अब देखो ध्यान से समझो क्या करा जाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शेयर कैपिटल निकालने के लिए आपको पूरी जो बैलेंस शीट दी रहेगी उसमें आपको लिखा रहेगा कि भैया ऑथराइज कैपिटल इतनी है, इशूड कैपिटल इतनी है ना, सब्सक्राइब कैपिटल इतनी है, और सब्सक्राइब नॉट फुली कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको दी रहेगी, कॉस्टिनरी वगैरह। तो आप करोगे कैसे इसको, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर, आपको याद होगा मैंने शेयर चैप्टर को पढ़ाया था कि ऑथराइज कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है और सब्सक्राइब। तो ऑथराइज का मतलब होता है कंपनी कितना पैसा मार्केट से रेज कर सकती है, कितना लोन ले सकती है, कितना मार्केट से पैसा ले सकती है, ठीक है, उसको बोलता है ऑथराइज। और इशूड का मतलब कितना लेना चाह रही है। भाई मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए ले सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 लाख की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी 10 लाख 10,000 ही लेना चाहता हूँ, 10,000 ही लेना चाहता हूँ। तो इतना मैंने इशू किया, कितना ले सकता हूँ वो ऑथराइज, इशूड कितना लेना चाहता हूँ, और सब्सक्राइब मतलब कितने लोगों ने लिया। भाई मैंने बोला मैं 10,000 लेना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग इंटरेस्टेड ही नहीं मेरी शेयर खरीदने में, 5,000 का ही बिका। समझ में आ रही है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, ये भी तो मैटर करता है ना। भाई मैंने बोला मैं 10 मार्कर बेचना चाहता हूँ, मेरे पास 100 मार्कर है लेकिन मैं 10 बेचना चाहता हूँ, जो 100 मार्कर बेच सकता हूँ वो ऑथराइज कैपिटल। बेचना कितना चाहता हूँ बेटा, 10 मार्कर। अब 10 में कितने बिके, अगर 10 बिके तो बहुत अच्छा, फुली सब्सक्राइब। लेकिन 10 के 10 नहीं बिके, 8 बिके, तो वो क्या होगा, नॉट फुली सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ ये समझ के होगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑथराइज कैपिटल 1000 शेयर्स इशूड एट ₹10, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, इस तरह से लिखोगे, मान लो 1000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इतना आप इशू कर सकते हो। 1000 में
10 के हिसाब से इशू कर सकते हो। तो कितना कर सकते हो भाई, 1000 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ये आप इशू कर सकते हो, ये आप सबसे पहले लिखोगे। ऑथराइज कैपिटल 1000 शेयर इशूड एट ₹10। ठीक है, ठीक है। अब देखो ऑथराइज हो गया, अब इशू कितना किया है आप ये लिख के दिखाओगे। तो लिखोगे इशूड कैपिटल 500 शेयर्स इशूड एट ₹10। कुछ बात समझ में आई? मतलब 1000 यहाँ पे इशू कर सकते हो भाई, ये लिखने का तरीका है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जितना इशू कर सकते हो उतना लिख दो, काम खत्म। इशू कितना करना चाह रहे हो भाई, 500 शेयर इशू करना चाह रहे हो 10 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 5000। तो भाई मैंने इशू कितना किया 5000 रुपये। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब दो चीज़ यहाँ पे लिखोगे, लिखोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड, एक होता है नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो इसमें लिखोगे सब्सक्राइब वाले में, सब्सक्राइब कैपिटल में पहले लिख लो फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है ऊपर नीचे हो बुक में कुछ, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली सब्सक्राइब, इतना कोई मतलब नहीं है। समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हो। सब्सक्राइब कैपिटल में पहले आप फुल्ली सब्सक्राइब की बात कर रहे हो, तो फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब ये होता है भाई मैंने 500 शेयर इशू करे, लेकिन जिसमें 400 शेयर ऐसे हैं जिसका मुझे पूरा पैसा मिला, 10 का 10 मिला, लेकिन 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया। जो पैसा नहीं देते उनको बेटा क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो फिलहाल फुली सब्सक्राइब की बात करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 400। ठीक है, 500 में मान लो 400 फुली सब्सक्राइब है, तो 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो जितना फुली सब्सक्राइब कितना था, 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉट फुल्ली सब्सक्राइब कितना है वो भी लिखो यहाँ पर, नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड। नॉट फुल्ली सब्सक्राइब मतलब कितना है भाई, 500 शेयर इशू हुए थे, बिक गए पूरे, लेकिन उसमें 400 फुल्ली सब्सक्राइब है और 100 नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो उसको लिखो 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब 100 शेयर ऐसे थे जिनसे 10 रुपये हमें लेना था। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, 100 का 10 से मल्टीप्लाई 1000 रुपये लेना था, बट नॉट फुली सब्सक्राइब है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई 10 लेना था मान लो, लेकिन मुझे 8 रुपये मिला और 2 रुपये नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिला। तो क्या करोगे, करोगे लेस कॉल्स इन एरियर, एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर। तो अब कॉल्स इन एरियर कितना है बेटा, मैंने बताया आप लोगों को कि भाई 10 के हिसाब से 1000 रुपये मिलना था, लेकिन 8 रुपये के हिसाब से मिला। कितने शेयर का पैसा, 100 का शेयर का पैसा, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 2 रुपीज़ से। यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो 100 शेयर्स ₹2 ईच। क्यों, कितना नहीं मिला भाई कॉल्स इन एरियर, 200 रुपये। ठीक है, समझाने के लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में वो कॉल्स इन एरियर डायरेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, तो 200 रुपये मान लो नहीं मिला, तो कितना मिला, 800 रुपये मिला। यहाँ पे एक लाइन और रहती है, मैं बनाना भूल गया भाई, आप लोग बना लेना। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है, अभी और क्वेश्चन में बता दूंगा। तो ये 800 रुपये मिला, तो टोटल कितना मिला भाई, कितना मिला भाई, इससे कोई मतलब नहीं कितना मिलना था, इससे भी कोई मतलब नहीं है कितना इशू किया। मेन होता है सब्सक्राइब्ड और फुल्ली सब्सक्राइब्ड और नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब 4000 रुपये थे और यहाँ पे 800 रुपये मिले, तो मिले कितना, 4800 रुपये। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, 4800 रुपये मिला। अब जो ये 4800 आया, ये क्या है आपका, यही तो आपका शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल ये है ना आपका, तो यहाँ पे जाओगे और कितना आया है 4800 रुपीज़। तो आप ये यहाँ पर जाके लिखोगे, समझ में आई बात। तुम इतना काम करोगे तो आपको शेयर कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर हुई। कुछ क्वेश्चन में फॉरफिटेड भी दिया रहता है, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया, तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए नुकसान है, तो लेस किया। अगर फॉरफिट किया होगा कभी भी किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आके ऐड करना और लिखना शेयर्स फॉरफीचर
और जितना भी अमाउंट दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना और उसको ऐड कर देना। मान लो 100 दिया है तो जोड़ दो 4900 हो जाएगा, ठीक है। अगर होगा तो, नहीं है तो फॉर फ्यूचर से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस तरह से निकलता है शेयर कैपिटल। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि फुल प्लेस क्वेश्चन है, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा इसी के शेयर कैपिटल निकालने का, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ध्यान में बसा लो, कुछ नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बताना ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, कितना इशू कर सकते हो, कितना इशू किया है और कितना सब्सक्राइब है, कितना। कभी कभी आपको ऑथराइज कैपिटल ना दिया रहेगा तो आप क्या लिखना, ऑथराइज कैपिटल यहाँ पर 1000 है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे काट के डैश कर देना, ठीक है। यहाँ पर 10 को दी तो रेट तो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है कितना कर सकते हो तो आप यहाँ पर डैश करके छोड़ देना। समझ में आ रही बात? इस तरह से आपको करना है। मेन आपका सब्सक्राइब और फुली सब्सक्राइब होता है, यहाँ तक करने के बाद लेस करो कॉल सीनियर और फॉरफिटेड शेयर को ऐड कर दोगे, दैट्स इट कंप्लीट। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा एक फुल फ्लेश क्वेश्चन आपको, और चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि इसमें जो 2 दिक्कत आती है बेटा, वो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में ही आती है। बच्चे वहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे निकाले। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखते हो ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फॉर्मेट अब तक याद कर लिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता था, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या होता है बेटा, वो होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 चीज आती है, इतना पता था। उसके बाद बहुत सी चीज़ आती है, वारंट्स आता है, फिर वो है ना नॉन करेंट लायबिलिटी है, नॉन करेंट एसेट, बहुत कुछ है। लेकिन फिलहाल हमें क्या दिक्कत कहाँ पे होती है आपको क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर आपने ये ढंग से सीख लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर फेस करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो कि शेयर कैपिटल निकालना तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को कि नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल याद है, फिर हम लोग क्या करते हैं इशूड शेयर कैपिटल, उससे कोई मतलब नहीं था, वो रिप्रेजेंट करा। फिर हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं, नॉट फुली सब्सक्राइब करते हैं, फिर कॉल्स इन एरियर को लेस करते हैं और शेयर फॉरफिटेड दिए तो उसको ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी, नहीं देखी है तो जाके देखो पहले, फिर इसको देखो, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस अगर निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो रिजर्व सरप्लस एक सिंपल सी चीज़ है बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी रिजर्व होते हैं है ना, वो कंपनी के लिए क्या होता है, अगर किसी को बाटा क्लेम है तो ठीक है, नहीं तो सारे के सारे रिजर्व है। अब कौन कौन से रिजर्व याद करो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह दे देगा तो इसमें तो देगा नहीं, मान लो वो सारे रिजर्व है ना, जितने भी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, अब ये सब क्या है रिजर्व है ना, तो ये सारे के सारे क्या करोगे ऐड कर लोगे। अच्छा, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ऐड करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या करोगे लेस करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ऐड करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या करोगे बेटा, डेबिट बैलेंस लेस करोगे, क्रेडिट बैलेंस क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में, देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते थे ना नो शेयर, जो भी आपका शेयर कैपिटल निकालना रहता तो आप लिखते ऑथराइज शेयर कैपिटल। जब फुल प्लेस क्वेश्चन रहेगा तो पहले वही सब करोगे, फिर रिजर्व सरप्लस निकालोगे। लेकिन अभी मैं आपको सेपरेट रिजर्व एंड सरप्लस करवा रहा हूँ। आपका इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन में बुक में है 2, कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 2 है। देखो लिखा होगा, ये सब मैंने पहले से बना लिया, टाइम ना वेस्ट हो जल्दी ज़्यादा। तो लिखा है गैलेक्सी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017। और बार बार बोल रहा हूँ, जिसको फॉर्मेट नहीं याद है भाई याद करे, नहीं कुछ ना समझ में आएगा उसको, ठीक है, याद करे वो ज़रूर से, और आगे चैप्टर भी नहीं कर पाओगे कैश फ्लो और रेशियो वाले, तो याद कर लो प्लीज़। तो आगे देखो लिखा है जनरल रिजर्व कितने बेटा 4,50,000 के, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 2 लाख का। कब है ये, गैलेक्सी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017। कब है, 1 अप्रैल 2017 को है ये,
18 को नहीं है, ठीक है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, फिर ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2018 को, इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में जनरल रिजर्व आपका 4,50,000 है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख है, ब्रैकेट में नहीं है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और साल भर में 2018 इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ 3,20,000, साल भर में उसको लॉस हो गया कितने का, 3,20,000 का, ठीक है। हाउ वुड यू शो दीज आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट, इसको कैसे शो करोगे, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सी बात है, आप ये करोगे शेयर कैपिटल है तो कुछ अमाउंट दिया होगा तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अभी कुछ है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो फुल क्वेश्चन करेंगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तो उसमें रहेगा, लिख देना। अब रिजर्व सरप्लस में जो यहाँ निकालोगे वो यहाँ पर और यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखो रिजर्व एंड सरप्लस भैया जो आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दिया है, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना दिया है भाई क्वेश्चन में बेटा, जनरल रिजर्व आपको दिया है 4,50,000 और क्वेश्चन में कहीं भी नीचे जनरल रिजर्व कोई वो जिक्र नहीं हुआ है, तो यानी जनरल जितना है उतना ही रहा है अगले साल भी, है ना। यहाँ पे 18 के हिसाब से लिखना है, तो कितना रहा है 4,50,000 था, अभी भी कितना है बेटा 4,50,000 ही है, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। फिर क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर लिखना इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और कितना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका 2 लाख, और ये क्या है आपका ओपनिंग है, ओपनिंग में कितना था बेटा 2 लाख, याद है कि नहीं याद है, ओपनिंग कितना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ओपनिंग देखो क्वेश्चन में दिख रहा है 2 लाख लिखा है, तो ये ओपनिंग वाला है। अब उसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ 3,20,000, साल खत्म जब हुआ ईयर एंड हुआ, ये ओपनिंग था 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को इतना था, जब साल का एंड हुआ तो 3,20,000 का लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस हो गया, तो जब लॉस हो गया तो क्या करोगे लेस इसमें सरप्लस करके लिख दो, या फिर यही लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कोई ऐसा रूल नहीं है कि भैया बुक में जैसा लिखा हुआ लिखो, आप यही लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, बुक में लिखा है इस तरह से सरप्लस लॉस फॉर द पीरियड, आपका मन करे तो ये लिखो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है यही लिख देना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख देना क्लोजिंग, और क्लोजिंग में कितना होगा भैया 3,20,000 का लॉस हुआ है, कुछ समझ रहे हो 3,20,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, यही लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ आएगा कितना, 2 लाख है यहाँ पर 3,20,000 है, तो अगर मैं 2 लाख में 3,20,000 को माइनस करूं तो माइनस में कितना आएगा 1,20,000, तो 1,20,000 क्या होगा भाई लेस होगा, 1,20,000 आएगा किसमें माइनस में, कितने में आएगा बेटा माइनस में, ये हो गया। और कुछ तो क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बोला है कुछ कहीं पे, कुछ भी और कुछ नहीं बोला है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपका, इसको आप निकाल लो, 4,50,000 है 1,20,000 माइनस में तो कितना आएगा 3,30,000, ये क्या हो गया आपका 2018 का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, क्या हो गया 2018 का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, क्लियर हुआ। तो अब जो यहाँ पर आया है करंट ईयर में, तो उसको करंट ईयर में जाके यहाँ पर लिख दो 3,30,000 खत्म। और प्रीवियस ईयर में कितना था भाई, तो प्रीवियस ईयर में जनरल रिजर्व 4,50,000 था, जनरल रिजर्व 4,50,000 था प्रीवियस ईयर में, और पहले से कितना प्रॉफिट था 2 लाख का, तो 2 लाख को ऐड कर दो, कितना था 5,50,000 6,50,000, तो प्रीवियस ईयर में 6,50,000 था और करंट ईयर में कितना है 3,30,000। ये सिंपल सा तरीका होता है करने का, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, अगला एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी में का। अब देखो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ रहा है तड़कता फड़कता हुआ बेहतरीन क्वेश्चन, अब करोगे ना अब क्लैरिटी मिलेगी, पहले में थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे लेकिन अब धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो देखो लिखा है रॉयल लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ 1 अप्रैल 2017, तो रॉयल लिमिटेड के लिए इतना तो पहले से रहना ही, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो रॉयल लिमिटेड में क्या है 2017 को ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है, तो आप लोग पहले ओपनिंग देखो फिर क्लोजिंग देखो। तो ओपनिंग में क्या भाई जनरल रिजर्व कितने के हैं 2 लाख के,
सिक्योरिटी प्रीमियम की रिजर्व कितने का है, 1 लाख का, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 7 लाख का माइनस में, ब्रैकेट में यानी माइनस में। तो पिछले साल जब स्टेटमेंट था तो उस टाइम आपका था 2 लाख पॉजिटिव जनरल रिजर्व, 1 लाख था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और 7 लाख क्या था बेटा आपका, क्या था बोलो बोलो, आपका माइनस में था। ठीक है, तो साल भर बीता, तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ 4,50,000, 4,50,000 का उसको और लॉस हो गया पूरे साल भर में। पहले से इतना तो था ही 7 लाख का, 4,50,000 का और लॉस हो गया। शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट। तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेंगे भाई साहब, बड़ी टेंशन की बात है। चलो अपीयर करते हैं। जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख रुपए, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्या कुछ कम ज्यादा हुआ है, कहीं पर कुछ हुआ है, जितना था उतना ही है, तो 2 लाख था, 2 लाख वैसे लिख लेते हैं भाई, 2 लाख। फिर क्या था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो था उसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जितने भी रिजर्व हैं लिख लो भैया, ऐड कर लो उसको। कितना था प्रीमियम रिजर्व आपका, 1 लाख। यहाँ पैसे लिख लिया करो ए बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इन लोग बुक में हेडिंग में सरप्लस के नाम से लिखते हैं, लिख लिया करो सरप्लस। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लो ओपनिंग। ओपनिंग में कितना बैलेंस था, 7 लाख का माइनस में। ठीक है, और साल बीता गया और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया आपका, 4,50,000 का पूरा लॉस हुआ था, तो उसमें भी लिख लो 4,50,000। अब ये तो कितना हो गया, यहाँ पे 7 लाख था, 7 लाख में 4,50,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 7, 4, 11 और 11.5, तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 11.5 का। समझ रहे हो, 7 लाख का पहले से था पिछले साल, 4.5 लाख का इस साल हुआ, तो दोनों को और जो ऐड किया टोटल मिला कितने का लॉस हो गया, 11.5 लाख का। अब क्या करोगे भाई, ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे 3 लाख पहले से था, 11.5 का लॉस है, तो 3 लाख पॉजिटिव है, 11.5 वो है, 11.5 लाख में 3 लाख माइनस करो, 10.5, 9.5, 8.5, तो क्या आएगा रिजर्व एंड सरप्लस बेटा, 8.5। किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आया है तो करंट ईयर में क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर नोट नंबर डाल देना 8.5 लाख। और प्रीवियस ईयर कितना था, प्रीवियस ईयर में था शुरू में 3 लाख था और 7 लाख माइनस में था, 7 लाख माइनस और 3 लाख पॉजिटिव, यानी कि 4 लाख माइनस में था। समझ में आया, क्लियर हुआ, कुछ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली। तो उम्मीद कर रहा हूँ बैक क्वेश्चन आपको दिए होंगे 2-3 तो उसमें इसको लगाओ, तब भी कोई डाउट आ जाता है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो। नेक्स्ट वीडियो